एंड इसके बाद हम एक औरत को देखते हैं जिसे कि वही स्पाई किंगडम और नाओफोमी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। एंड वो औरत कह रही होती है कि इसके पीछे जरूर प्रिंसेस माल्टी का हाथ होगा एंड उसी प्रिंसेस ने किंग को ये सब करने के लिए मजबूर किया होगा। एंड वो स्पाई को थोड़ा और अलर्ट रहने को कहती है एंड वो उससे कहती है कि बाकी सारे किंगडम्स की नजर हमारे ऊपर ही होगी, वो बाकी सारे किंगडम हमारे हीरोज को अपनी तरफ करने की कोशिश जरूर करेंगे। एंड इसके बाद हम पैलेस का सीन देखते हैं जहाँ पर सारे हीरोज इकट्ठा हुए होते हैं एंड उन सारे हीरोज को उनकी बहादुरी और वेव से लड़ने के लिए रिवॉर्ड्स दिए जा रहे थे। जहाँ पर हम देखते हैं कि तैमूरा को 4000 सिल्वर कॉइन्स मिले थे, स्वॉर्ड और बो हीरो को 3-3 हजार सिल्वर कॉइन मिले थे। वहीं हम नाओफोमी को देखते हैं जिसे सिर्फ 500 सिल्वर कॉइन्स ही दिए जाते हैं, लेकिन वो राजा इतना बेईमान होता है कि वो उसकी इस पेमेंट को भी रोक देता है और वो कहने लगता है कि क्योंकि उसने रेफ्टालिया को उसके कॉन्ट्रैक्ट से फ्री करवाया था एंड इसीलिए ये पेमेंट उस चीज में कट जाएगी। लेकिन वहाँ पर इत्सुकी और रैन भी खड़े होते हैं जो कि इस चीज का विरोध करते हैं एंड वो राजा से कहते हैं कि नाओफोमी इस बैटल को कभी हारा ही नहीं था, बल्कि खुद उसकी बेटी जो कि प्रिंसेस होती है उसी ने रूल्स को तोड़ा था। लेकिन माल्टी अपने पिता को डिफेंड करते हुए कहती है कि नाओफोमी ने ही रूल्स को तोड़ा था एंड यही फाइट के बीच में बैलून मॉन्स्टर्स को लेकर आया था। लेकिन वो हीरोज कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुमने खुद रूल्स तोड़े हैं नाओफोमी पर हमला करके। एंड वो कहते हैं कि नाओफोमी ने लूट विलेज में भी बहुत अच्छा काम करा था एंड इसकी वजह से वहाँ सारे लोग बच पाए एंड ऐसे बहुत ही कम लोग हैं वहाँ जिनको बहुत मामूली सी चोट आई एंड इसीलिए वो एक अच्छा रिवॉर्ड डिजर्व करता है। लेकिन उस किंग को उसकी बातों पर ज्यादा असर नहीं होता एंड वो सिर्फ 500 सिल्वर कॉइन्स ही नाओफोमी को देता है। एंड पैसे देते हुए किंग नाओफोमी को कहता है अभी अब मेरा मुंह क्या देख रहा है, पतली गली नाप यहाँ से और निकल। अब नाओफोमी कुछ कहने ही वाला था लेकिन तभी राफ्टालिया उसे रोक देती है एंड वो खुद किंग से उसके रिवॉर्ड के लिए शुक्रिया अदा करती है एंड वो नाओफोमी से कहने लगती है कि हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। एंड इसके बाद नाओफोमी और रेफ्टालिया वहाँ से चले जाते हैं एंड इसके बाद हम देखते हैं कि रेफ्टालिया नाओफोमी के मना करने के बाद भी वो चेस्ट मार्क अपने चेस्ट पर वापस लगवा लेती है क्योंकि उसका कहना था कि ये उसके नाओफोमी पर अपना यकीन दिखाने का तरीका है। एंड वो नाओफोमी से पूछने लगती है कि वो कैसी लग रही है। असल में वो नाओफोमी को अब शो करवाना चाहती थी कि वो अब बच्ची नहीं रही है, लेकिन ये सारी फीलिंग्स तो नाओफोमी समझ ही नहीं पाता एंड वो सारी फीलिंग्स उसके सर के ऊपर से चली जाती हैं। एंड इसके बाद नाओफोमी रिचुअल से बची हुई इंक को अपने शील्ड में अब्सॉर्ब कर लेता है दोबारा, जिसकी वजह से उसके शील्ड में स्लेव सीरीज के फीचर्स अनलॉक हो जाते हैं। एंड अब वो सेलर रेफ्टालिया को दोबारा से खरीदना चाहता है लेकिन इस बात के लिए नाओफोमी मना कर देता है। एंड इसके बाद वही सेलर नाओफोमी को कुछ मॉन्स्टर्स के एग दिखाने लगता है एंड वो नाओफोमी से कहता है कि सिर्फ 100 सिल्वर कॉइन्स में तुम एक मॉन्स्टर का अंडा खरीद सकते हो। इन अंडों में से फिलोलियल मॉन्स्टर्स निकलने तो तय हैं जो कि मेनली कैरेजेस वगैरह को खींचने के काम आते हैं। एंड अगर तुम्हारी किस्मत वाकई में काफी अच्छी रही तो तुम्हारे अंडे में से ड्रैगन भी निकल सकता है जिसकी कीमत ज्यादा नहीं बस सिर्फ 20 गोल्ड कॉइन्स है। एंड उस दुकानदार के इतना कन्वेंस करने के बाद नाओफोमी एक अंडा ले ही लेता है। एंड इसके बाद वो दोनों मेडिकल शॉप पे जाते हैं जहाँ का ओनर उन्हें बताता है कि उसने एक फैमिली की हेल्प की थी लूट विलेज में, तो इसीलिए वो उसे पोशंस और मेडिसिन्स की बुक दे देता है। नाओफोमी को उस बुक को पढ़ना तो नहीं आ रहा था लेकिन स्टिल वो बुक को अपने पास रख लेता है। इसके बाद जब नाओफोमी वहाँ से जा रहा होता है तभी उसे एक ओल्ड लेडी मिलती है, वो उसे एक ग्रिम वॉर देती है एंड वो उसे कहती है कि उनका भी एक रिलेटिव उसी विलेज में रहता था। एंड हमें पता चलता है कि ये ग्रिम वॉर नाओफोमी की बहुत ही ज्यादा हेल्प कर सकता है, ये नाओफोमी की पावर्स को बढ़ा सकता है क्योंकि इस ग्रिम वॉर के अंदर बहुत सारे मैजिकल स्पेल्स लिखे हुए होते हैं। नाओफोमी उस लेडी को थैंक यू कहता है लेकिन बाद में जब वो चेक करता है तो वो देखता है कि वो इस ग्रिम वॉर का इस्तेमाल अभी नहीं कर सकता क्योंकि उस ग्रिम वॉर में उसी दूसरी बुक की तरह लैंग्वेज लिखी हुई थी जो कि उसे ऑफ कोर्स पढ़ने नहीं आती। एंड अब नाओफोमी की परेशानी को देखते हुए रेफ्टालिया उससे कहने लगती है कि हम लोग साथ मिलकर इस लैंग्वेज को सीख सकते हैं क्योंकि हमारे पास अभी बहुत टाइम है, हमें अच्छा खासा टाइम मिल चुका है एंड अगली वेव के आने में बहुत टाइम है। एंड इसीलिए नाओफोमी को रेफ्टालिया का सुझाव बहुत अच्छा लगता है एंड वो सोचता है कि वो दोनों मिलकर इस लैंग्वेज को सीखेंगे। एंड वो डिसाइड करते हैं कि आज वो लोग इसी किंगडम में रुकेंगे एंड वो उस दिन के लिए उस किंगडम में ही रुक जाते हैं। लेकिन हम अगले दिन देखते हैं कि उन्होंने जो एग खरीदा था वो हैच कर जाता है, यानी कि वो अंडा फूट जाता है एंड उस अंडे में से ड्रैगन की तरह एक बर्ड निकलता है। एंड ये बर्ड अंडे में से बाहर
निकलते ही चलने लगी थी एंड ये बर्ड दिखने में बहुत क्यूट होती है एंड इसके क्यूट दिखने की वजह से नाओफोमी इसका नाम फिलो रखता है एंड धीरे धीरे करके इस बर्ड का साइज बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है एंड सिर्फ एक ही हफ्ते में ये अपने साइज से कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन ये देखकर नाओफोमी काफी खुश होता है क्योंकि ये बर्ड उनकी काफी हेल्प कर सकता है। लेकिन हमें पता चलता है कि नाओफोमी और रेफ्टालिया ने अभी तक उस विलेज को छोड़ा ही नहीं था एंड हमें पता चलता है कि उस विलेज में एक और हीरो की एंट्री होती है जो कोई और नहीं बल्कि मोटोयासु ही होता है एंड उसके साथ वहाँ पर किंग की बेटी भी आई हुई थी एंड वो सारे गांव वालों को ये बताने लगते हैं कि किंग की तरफ से ये ऑर्डर है कि मोटोयासु अब से उनका नया लॉर्ड होगा, यानी कि किंग के बाद वो ही इनका दूसरा किंग होगा एंड इस गांव के जो भी डिसीजंस होंगे वो मोटोयासु ही लेगा। गांव वालों को इस चीज से कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन तभी किंग की बेटी कहने लगती है कि इस विलेज की डेवलपमेंट करने के लिए हम इस विलेज पर टैक्सेस लगा रहे हैं एंड इस टैक्स में ये होगा कि अगर कोई भी गांव से बाहर या अंदर जाता है तो उसे हर चीज का टैक्स देना होगा एंड इसके अलावा उसे गांव में रहते हुए भी टैक्स देना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि उस गांव के लोग बहुत ही ज्यादा गरीब होते हैं एंड उन्हें 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से नसीब होती है एंड इसीलिए वो इस चीज पर गुस्सा करने लगते हैं। लेकिन वो लड़की मानने को रेडी ही नहीं थी एंड नाओफोमी भी इस बात के खिलाफ होता है एंड वो अपनी बात उनके सामने रखने के लिए आगे आता है। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ और लोग भी आ जाते हैं और वो माइनी को स्क्रोल देते हैं। वो स्क्रोल पकड़ती है और नाओफोमी को ये चैलेंज करते हुए कहती है कि हम लोग एक रेस लगाने वाले हैं एंड इस रेस के मुताबिक जो भी इस रेस में जीता ये गांव उसका होगा एंड ये चैलेंज सुनने के बाद सभी गांव वाले नाओफोमी से ये रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि वो रेस में पार्टिसिपेट करे क्योंकि सभी गांव वालों को ये पता होता है कि नाओफोमी दिल का कितना साफ है। लेकिन नाओफोमी उनके साथ कोई भी रेस नहीं करना चाहता था। लेकिन हम फिलो बर्ड को देखते हैं जो कि इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है एंड इसी वजह से नाओफोमी को इस रेस के लिए हाँ करनी पड़ती है एंड अब रेस स्टार्ट हो जाती है एंड इसी दौरान हम देखते हैं कि नाओफोमी और फिलो दोनों ही आगे निकल रहे होते हैं जिसकी वजह से माइनी को गुस्सा आ जाता है एंड वो अपने ही सोल्जर से मैजिक स्पेल यूज करने को कहती है एंड अब उसके सोल्जर्स कई तरह के स्पेल्स को क्रिएट करते हैं। जैसे कि पहले उन्होंने एक हॉल को क्रिएट किया था जिसकी वजह से फिलो और नाओफोमी नीचे गिर जाते हैं। लेकिन फिलो को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो ईगो से पूरा का पूरा भर जाता है एंड वो दौड़ते दौड़ते मोटोयासु को भी पीछे करने लगता है। ये देखकर फिर से नाओफोमी के सोल्जर्स फिलो की स्पीड को स्लो कर देते हैं एंड इसके अलावा उसने मोटोयासु की स्पीड को भी बढ़ा दिया था। लेकिन इतनी एडवांटेजेस मिलने के बाद भी इस चीज का कोई खास फायदा नहीं होता क्योंकि फिलो और नाओफोमी हार ही नहीं मान रहे होते एंड नाओफोमी अपनी शील्ड पावर से वहां पर स्पिरिचुअल शील्ड को एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से जब वो गड्ढों के ऊपर से जा रहा होता है तो वो गड्ढों के अंदर गिरता नहीं है एंड एट लास्ट जीत नाओफोमी की ही होती है एंड उसे जीता हुआ देखकर माइनी और मोटोयासु की शक्लें उतर जाती हैं। लेकिन माइनी फिर से एक स्टोरी बनाने लगती है कि उसने चीटिंग करी है। मुझे पता है, मैंने देखा है, मैंने देखा था कि जब वो रेस जीत रहे थे तो फिलो का साइज पहले से भी दुगना हो गया था एंड वो कहने लगती है कि जरूर तुमने किसी ना किसी स्पेल का इस्तेमाल किया है। लेकिन तभी वहाँ पर वही मिस्टीरियस आदमी आते हैं जिन्होंने की अभी माइनी को स्क्रोल दिया था एंड वो कहते हैं कि क्या सच में यहाँ पर किसी ने मैजिक का इस्तेमाल किया था। माइनी कहने लगती है हाँ, ये काम नाओफोमी का ही होगा। लेकिन वो मिस्टीरियस बंदा कहने लगता है कि नहीं, उसने सिर्फ सपोर्टिव और हीलिंग मैजिक का ही इस्तेमाल किया है जो कि गेम में अलाउड होते हैं। चीटिंग तो माइनी और मोटोयासु ने करी है एंड ये सुनते ही वो समझ जाती है कि वो अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर चुकी है, जिसकी वजह से वो बहाना बनाते हुए कहती है कि रख लो अपना विलेज, हमें ये विलेज वैसे भी नहीं चाहिए, ये खराब है। एंड ये कहने के बाद वो और मोटोयासु वहाँ से चले जाते हैं एंड उनके जाने के बाद सारे गाँव वाले नाओफोमी का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। लेकिन नाओफोमी उनसे कहने लगता है कि मैंने अपने गाँव को बचाया है एंड इस चीज के लिए मुझे एक रिवॉर्ड चाहिए। लेकिन गाँव वाले कहने लगते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम आप जैसे हीरो को कुछ दे सकें। लेकिन नाओफोमी कहने लगता है अरे नहीं नहीं, मुझे पैसे वगैरह नहीं चाहिए। एंड अब वो गांव वाले सोचने लगते हैं कि आखिर नाओफोमी को हम क्या दें। तभी फिलो को वहां एक रखी हुई बग्गी दिखाई देती है एंड वो बग्गी फिलो को काफी अच्छी लगती है एंड इसीलिए वो उसी बग्गी को डिमांड करती है एंड इसीलिए गांव वाले भी उसे खुशी खुशी वो बग्गी दे देते हैं एंड वो लोग उसी बग्गी पर सवार होकर उस गाँव से निकल पड़ते हैं। रास्ते में नाओफोमी ये सोचता हुआ जा रहा था कि उसके पास एक टोकन है जिससे वो किसी भी विलेज के
अंदर जा सकता है, और वो भी बिना विलेज की फीस दिए। दरअसल किसी भी विलेज में एंट्री करने से पहले कुछ पैसे लगते हैं, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि नाओफोमी एक शील्ड हीरो है, इसीलिए उसे पैसे नहीं देने होंगे एंड वो चाहे तो लोगों को अपनी बग्गी में बिठाकर ट्रैवल करवा सकता है एंड इसके बदले में वो उनसे कुछ पैसे लेकर पैसे भी कमा सकता है। एंड सफर के दौरान हम देखते हैं कि राफ्टालिया की तबीयत थोड़ी खराब होने लगती है, क्योंकि वो पहली बार बग्गी में बैठी थी एंड उसे इन सब चीजों की आदत नहीं होती। एंड क्योंकि काफी रात भी हो चुकी थी एंड इसीलिए वो लोग वहीं जंगल में रुकने का फैसला करते हैं। एंड अब नाओफोमी सो रहा था, तभी फिलो उसके पास आती है एंड इसके बाद वो सारे सो जाते हैं। एंड जब सुबह नाओफोमी की आंख खुलती है तो नाओफोमी देखता है कि उसके बगल में एक बच्ची लेटी हुई है एंड उस बच्ची को अचानक से अपने पास देखकर नाओफोमी हैरान हो जाता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ये बच्ची कोई और नहीं बल्कि फिलो है, जो कि डायरेक्ट ड्रैगन से बदलकर एक लड़की में कन्वर्ट हो चुकी है। एंड इसके बाद वो एक ब्लैक स्मिथ के पास आते हैं, जहाँ पर वो फिलो के लिए कुछ क्लोथ्स लेने आए थे, क्योंकि फिलो जब भी अपना रूप बदलती है तो उसके कपड़े फट जाते हैं। एंड जब नाओफोमी ये सब उस ब्लैक स्मिथ को समझाता है तो ये सब बातें उसके सिर के ऊपर से ही निकल जाती हैं, लेकिन फिर जब फिलो अपना बर्ड वाला रूप उसे बनाकर दिखाती है तब उसे कुछ समझ आता है। वो लोग उसे बताते हैं कि वो लोग एक मर्चेंट के पास गए थे जिसने फिलो को उन्हें बेचा था। फिलो दरअसल अपनी स्पीसीज की एक खास तरह की बर्ड है जो कि किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, यहाँ तक कि ह्यूमन फॉर्म में भी वो कन्वर्ट हो सकती है। एंड उसने एक और स्पेल फिलो के ऊपर किया था जिससे वो नाओफोमी के साथ कनेक्ट कर सकती है एंड ये स्पेशलिटी रेफ्टालिया में भी होती है, जैसा कि हमने पहले देखा था। एंड अब कपड़ों की बारी आती है तो ब्लैक स्मिथ उन्हें बताता है कि उसके पास ऐसे इस तरह के मैजिकल क्लोथ्स नहीं है एंड वो ब्लैक स्मिथ उन्हें एक दूसरे टेलर के पास जाने को कहता है। एंड अब अगले सीन में वो लोग उस टेलर के पास आ चुके थे एंड वो टेलर गर्ल उन्हें बताने लगती है कि मैं इसके लिए कपड़े तो सील सकती हूँ, लेकिन मुझे मैजिकल थ्रेड की जरूरत पड़ेगी। एंड अब मैजिकल थ्रेड लेने के लिए उन्हें एक दूसरी शॉप पर आना पड़ता है, जहाँ पर वो लेडी जो कि मैजिकल थ्रेड को बेचती है वो बताती है कि उसके पास अभी मैजिकल थ्रेड है ही नहीं एंड वो उसके पास कुछ दिनों में अवेलेबल हो जाएगा एंड इसीलिए कुछ दिनों तक उन्हें रुकना ही पड़ेगा। लेकिन नाओफोमी और राफ्टालिया इस विलेज में कुछ दिनों तक के लिए नहीं रुक सकते थे एंड इसीलिए वो लोग कहते हैं कि वो इस विलेज में वापस जरूर आएंगे एंड ये कहकर वो इस विलेज से बाहर निकल जाते हैं। एंड अब रास्ते में चलते चलते उन्हें एक आदमी दिखाई देता है जो कि भाग रहा होता है और वो भागता भागता अपने गाँव की ओर लौट रहा होता है। एंड अब नाओफोमी को ये सही मौका लगता है एंड वो उस आदमी से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे गाँव तक छोड़ दूंगा, बस तुम इसके बदले में मुझे एक कॉइन दे देना। एंड इस पर वो आदमी कहने लगता है कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है एंड उसकी मदर की तबीयत बहुत खराब है एंड इसीलिए उसे जल्दी से जल्दी विलेज पहुंचना होगा। ये सुनकर नाओफोमी कहता है ठीक है, मुझे तुम खाना वगैरह ही दे देना। एंड ये कहकर वो उसे अपनी बग्गी में बिठा लेता है एंड उनकी स्पीड तेजी से बढ़ाने के लिए वो बग्गी को वहीं छोड़ देता है एंड वो फिलो के ऊपर बैठकर निकल पड़ता है। एंड अब वो जैसे ही उस विलेज के अंदर एंटर करने वाला होता है, उस विलेज के लोकल लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाओफोमी फिलो के ऊपर बैठा बैठा ही वो टोकन दिखा देता है जिससे वो गांव के लोग समझ जाते हैं कि ये एक हीरो है। एंड इसके बाद नाओफोमी सीधा उस आदमी के घर में पहुंच चुका था, जहां पर वो आदमी अपनी मॉम के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आने लगता है। एंड उसी दौरान नाओफोमी उस मेडिसिन को अपनी शील्ड के साथ रिफाइन करते हुए उस मेडिसिन की पावर को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो मेडिसिन कई गुना असरदार हो चुकी थी एंड इसकी वजह से उस बंदे की मदर बिल्कुल ठीक हो जाती है। एंड ये सब कुछ देखकर वो आदमी भी हैरान हो जाता है। बाद में जब नाओफोमी वहां से लौट रहा होता है तब वो आदमी उसे बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दे देता है एंड वो आदमी उसे बास्केट पकड़ाते हुए कहता है कि आखिर आपने कौन से स्पेल का इस्तेमाल किया मेरी मॉम को ठीक करने के लिए। लेकिन नाओफोमी उसे अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताता एंड वहां से निकलकर वापस आ जाता है। एंड अब उसका ये नया धंधा बिल्कुल मस्त चल रहा होता है। वो हर दिन गाँव वालों को इधर से उधर ट्रैवल करवा कर अच्छे खासे पैसे कमा रहा होता है। एंड ऐसे ही एक दिन उसकी गाड़ी में एक और आदमी बैठता है जो कि असल में एक मर्चेंट होता है एंड वो सफर में नाओफोमी की तारीफें ही किया जा रहा था क्योंकि उसने नाओफोमी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सुन रखी थी। एंड तभी रास्ते में उन्हें कुछ लुटेरे मिलते हैं जो कि उनका रास्ता रोक लेते हैं एंड वो लुटेरे उनसे कहने लगते हैं कि तुम लोगों के पास जो भी कुछ है वो तुम सारा कुछ हमें दे दो। एंड तभी उन लुटेरों से लड़ने के लिए नाओफोमी नीचे उतरता है, पर तभी रेफ्टालिया नाओफोमी से भी पहले नीचे उतर जाती है एंड वो उन लुटेरों से फाइट करती है। लेकिन उससे भी पहले फिलो अपने टॉर्नेडो स्किल का इस्तेमाल करते हुए उन सारे लुटेरों को हरा देती है एंड इसके बाद वो उन लुटेरों को बांध देते हैं। एंड इसके बाद नाओफोमी सोच रहा होता है कि आखिर हम इन लुटेरों का करें क्या।
एंड इस पर वो मर्चेंट आदमी कहता है कि हमें इन लुटेरों को लोकल सोल्जर्स के हवाले कर देना चाहिए जिससे इन्हें सजा मिल पाए। नाओफोमी के हिसाब से तो ये बात बिल्कुल सही होती है, लेकिन इसी बात पर वो लुटेरे हंसने लगते हैं और वो नाओफोमी से कहने लगते हैं कि हाँ बिल्कुल, वैसे भी हम वहाँ से बहुत जल्दी आजाद हो जाएंगे। और रही बात तुम्हारी नाओफोमी, तो तुम्हारी इमेज तो वैसे ही बहुत खराब है एंड इसीलिए तुम्हें कोई भी हीरो नहीं समझने वाला। एंड इसी बात पर नाओफोमी को गुस्सा आ जाता है एंड वो अपने प्लान को बदल देता है। एंड अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जहाँ पर वो लुटेरे रह रहे होते हैं वहाँ पर उनका सारा ट्रेजर रखा होता है एंड वो सारा ट्रेजर उन्होंने बाकी भोले वाले लोगों से लूटा है एंड नाओफोमी उनसे वही ट्रेजर को लूट रहा होता है। एंड इस पर राफ्टालिया कहने लगती है कि हम लोग चोरों के घरों में चोरी कर रहे हैं। एंड इस पर वो मर्चेंट आदमी कहने लगता है कि बिल्कुल नहीं, ये कोई गलत बात नहीं है, नाओफोमी बिल्कुल सही कर रहा है। लेकिन तभी नाओफोमी उससे कहने लगता है कि तुम्हारी अच्छी बातें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है एंड मैंने तुम्हें लुटेरों से भी बचाया, इसीलिए तुम्हें मुझे एक्स्ट्रा पे करना होगा। इसी पर वो मर्चेंट कहने लगता है कि तुम चिंता मत करो नाओफोमी, मैं तुम्हें कॉइन से भी ज्यादा कीमती और वैल्यूएबल चीज दूंगा जो कि मेरी खुद की नॉलेज है। इसके बाद वो उसे अपने खुद के घर पे ले आया था एंड वो घर पे आकर नाओफोमी को जेम्स स्टोन के बारे में नॉलेज देता है, जिसकी वजह से नाओफोमी अब जेम्स स्टोन को क्रिएट कर सकता था एंड उन्हें रिफाइन भी कर सकता है। एंड अब इसी तरह धीरे धीरे करके नॉलेज लेते हुए वो मर्चेंट बीच में घुल मिल गया था, जहाँ पर उसे कई तरह की न्यूज सुनने को मिलती है। पहली न्यूज तो ये होती है कि मोटोयासु ने अभी अभी एक नए गांव को बचाया है जो कि भूख से तड़प रहा था। उनकी फसल ग्रो नहीं कर रही थी, लेकिन मोटोयासु ने उनके लिए एक ऐसी फसल ढूंढी जो कि किसी भी सीजन में ग्रो कर सकती है। लेकिन नाओफोमी इस बात को जानता था कि ये बात गलत है। माइन दरअसल एक प्रिंसेस है एंड इसी वजह से किंग को ये कहीं से मिली होगी एंड इसीलिए किंग ने इसका क्रेडिट मोटोयासु को दे दिया, जिसकी वजह से वो सभी लोगों की नजरों में हीरो बन गया। एंड इसके बाद उसे जानने को मिलता है कि रेन बड़े बड़े मॉन्स्टर्स के साथ लड़ रहा है, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एंड अगली वेव की तैयारी करने के लिए। एंड इसके बाद उसे इत्सुकी के बारे में जानने को मिलता है कि वो कहीं गायब हो चुका है एंड उन्हें लास्ट न्यूज ये मिली थी कि वो एक मिस्टीरियस और पावरफुल डंजन के अंदर गया था। एंड इसके बाद उन्हें उसकी कोई न्यूज नहीं मिली एंड इतनी न्यूज नाओफोमी के लिए काफी होती है एंड वो वहां से जाने लगता है एंड वो उस मर्चेंट आदमी का धन्यवाद करता है। एंड वो मर्चेंट आदमी नाओफोमी को एक लेटर देते हुए कहता है कि वो पास ही के एक माइन की तरफ जा सकता है, क्योंकि वहां पर मर्चेंट आदमी का एक दोस्त रहता है जो कि उसे कुछ जेम्स स्टोन्स प्रोवाइड करवा सकता है। एंड अब नाओफोमी तुरंत ही वहां से जाकर उस आदमी से मिलता है। वो आदमी कहता है कि ठीक है, हम अभी भी माइनिंग कर रहे हैं एंड तुम्हें अगर कोई सा भी जेम्स स्टोन्स चाहिए हो तो तुम अपनी मर्जी से उसे फ्री में ले सकते हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि नाओफोमी उस लेडी को अपने साथ ही ले आया था जिससे वो फीलो की ड्रेस के लिए वो मैजिकल थ्रेड खरीदने वाले थे एंड वो उस लेडी को इसीलिए लाए थे क्योंकि हमें पता चलता है कि जो मैजिकल थ्रेड है वो इन्हीं तरह के मैजिकल जेम्स स्टोन से बनता है। एंड अब वो सारे लोग माइन के अंदर आ जाते हैं एंड माइन के अंदर आने के बाद उन्हें एक बॉक्स दिखाई देता है। जब वो लोग बॉक्स को खोलते हैं तो वो बॉक्स खाली निकलता है, लेकिन तभी फीलो एक दूसरी डायरेक्शन में पॉइंट करती है, जिसके बाद वो सारे लोग उसी डायरेक्शन में बढ़ने लगते हैं। एंड अब कुछ दूर आने के बाद फीलो डर रही होती है, लेकिन नाओफोमी थोड़ी हिम्मत करता है एंड उस जर्नी को कंटिन्यू करने लगता है। एंड अब चलते चलते वो थोड़ी दूर आ चुके होते हैं, लेकिन यहाँ पर उन जेम स्टोन्स की रखवाली करने के लिए एक मॉन्स्टर सो रहा होता है जो कि देखने में ही बहुत खतरनाक लग रहा था। एंड इसीलिए वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो मॉन्स्टर ना जागे, लेकिन उनकी मन की नहीं होती एंड वो मॉन्स्टर किसी तरह से जाग जाता है एंड वो उठते ही उन लोगों पर हमला करने लगता है। एंड ये देखकर रेफ्टालिया और फीलो दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर उन दोनों से भी काफी ताकतवर था एंड उनके अटैक का उस पर कोई असर नहीं होता। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लेडी भी अपने फायर स्पेल की हेल्प से उस मॉन्स्टर पर हमला कर रही थी, लेकिन इस फायर स्पेल का भी उस पर कोई असर नहीं होता। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर सीधा आकर नाओफोमी की तरफ हमला करने लगता है, लेकिन नाओफोमी तुरंत उसे अपनी शील्ड की हेल्प से रोक लेता है। एंड तभी रेफ्टालिया मौके का फायदा उठाकर चुपचाप उस बीस्ट के पीछे आती है एंड वो चुपचाप उस बीस्ट पर हमला करने वाली थी, लेकिन उस बीस्ट की एक खासियत होती है कि वो बारीक से बारीक आवाज को भी सुन सकता था, जिसकी वजह से वो रेफ्टालिया को देख लेता है एंड उसके अटैक को पहले ही भांप लेता है एंड वो उस पर काउंटर अटैक करता है, जिससे रेफ्टालिया इंजर्ड हो जाती है। एंड अब नाओफोमी ये समझ चुका था कि इस बीस्ट को साउंड कुछ ज्यादा ही बारीक सुनाई देती है एंड इस चीज को ध्यान में रखते हुए वो अपनी न्यू स्किल का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वहां पर एक साउंड वेव क्रिएट होती है जो कि उस मॉन्स्टर के हिसाब से बहुत ही तेज होती है। एंड जैसे ही वो इस वेव को चलाता है तो वो बीस्ट उस वेव को सह नहीं पाता एंड उसके दोनों कानों के पर्दे फट जाते हैं
एंड वो बीस्ट वहीं मारा जाता है। एंड हम देखते हैं कि उन लोगों को क्रिस्टल भी मिल चुके थे, जिसके बाद फिलो उन्हें रिफाइन करके कुछ थ्रेड बनाना शुरू करती है। एंड उस थ्रेड को वो इसीलिए बना रही थी क्योंकि उसे खुद अपने माना से बनाना होगा। एंड ऐसा इसीलिए जरूरी है ताकि वो क्लोथ्स उसकी एनर्जी के साथ कनेक्ट रहेंगे। एंड कुछ देर तक काम करने के बाद वो उन सारे थ्रेड्स को क्रिएट कर लेती है। एंड इसके बाद वो उस टेलर लेडी के पास जाती है एंड वो टेलर लेडी बहुत ही जल्दी क्लोथ्स को रेडी कर देती है। एंड ये क्लोथ्स फिलो को भी बहुत पसंद आए थे, लेकिन नाओफोमी तो इस बात से खुश होता है कि अब उन्हें फिलो की क्लोथ्स पर और ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। एंड इसके बाद वो वापस से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने वाले थे, लेकिन तभी वो मर्चेंट आदमी भी नाओफोमी को एक टास्क देता है। वो उसे बहुत सारे मेडिसिन देता है एंड उसे एक विलेज में जाने के लिए कहता है। एंड जब नाओफोमी उसके कहने पर उस विलेज में पहुंचता है तो वहां पर उसे जानने के लिए मिलता है कि इस विलेज पर कुछ डीमन ट्रीज ने हमला कर दिया है। दरअसल उस ट्री का कोर पॉइंट एक ही है जो कि एक अजीब से बीज की मदद से उगा है। एंड उस ट्री की ग्रोथ को रोकने के लिए बहुत सारे एडवेंचरर्स जंगल में जा चुके हैं, लेकिन वो वापस लौट कर नहीं आए। तो इसीलिए नाओफोमी सबसे पहले फिलो को वहां भेजकर सभी एडवेंचरर्स को बचाता है। तभी फिलो नाओफोमी से कहती है कि आखिर ये लोग वहां करने ही क्या गए थे, ये वहां जाकर कौन सा उस ट्री को हरा देते। एंड उसको बोलता हुआ देखकर सारे लोग ये समझ जाते हैं कि ये वही शील्ड हीरो है जिसके बारे में हमने इतना कुछ सुन रखा है। एंड अब वो नाओफोमी से कहने लगते हैं कि आप हमारी जान बचा लीजिए, क्योंकि उस ट्री के होने की वजह से गांव के बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं। एंड अब नाओफोमी उन्हें एक दवाई देता है जो कि वो अपने साथ लाया था। एंड वो उस दवाई को भी रिफाइन करके देता है जिसकी हेल्प से वो ज्यादा इफेक्टिव होगी। एंड इसके बाद गांव वाले नाओफोमी को अच्छा खासा पैसा देने वाले थे क्योंकि वो डीमन ट्री को जो खत्म कर रहा था। एंड इसी वजह से नाओफोमी डीमन ट्री के कोर तक आ जाता है। वो डीमन ट्री खतरनाक होता है, लेकिन लड़ते वक्त नाओफोमी को एक आइडिया आता है। एंड जो दवाई उसने गांव वालों को दी थी वही दवाई वो डीमन ट्री के कोर में डाल देता है। एंड ऐसा करने से वो डीमन ट्री वहीं सूख जाता है। एंड अब फ्यूचर में वो डीमन ट्री ज्यादा तबाही ना करे, इसीलिए वो लोग उस ट्री के जो फल थे जिसके अंदर बीज भी होते हैं उन सारे फ्रूट्स को तोड़ लेते हैं। एंड अब नाओफोमी पैसा कमाने के लिए उन फ्रूट्स को भी रिफाइन करता है एंड उन्हें गांव वालों को बेचने की कोशिश करता है। पर गांव वाले उस ट्री से पहले ही डरे होते हैं एंड इसीलिए वो उसके फ्रूट्स को नहीं रखते। एंड अब क्योंकि उस गांव से उस ट्री का खतरा खत्म हो चुका था एंड इसीलिए वो उस गांव से निकलने का फैसला करता है। एंड अब नाओफोमी को उस मर्चेंट आदमी से एक और टास्क मिल गया था जिसमें कि उसे एक दूसरी जगह पर जाना होगा जहां पर एक हॉट स्प्रिंग है। एंड वहां पर पहुंचने के बाद वो सबसे पहले तो टास्क को कंप्लीट करता है एंड देन इसके बाद वो कुछ टाइम तक वहां रुकने का फैसला भी करते हैं। एंड अब जब वो लोग वहां पर रुके होते हैं तो हम देखते हैं कि रेफ्टालिया को फिलो से थोड़ी थोड़ी जलन होने लगी थी क्योंकि वो नाओफोमी के साथ कुछ ज्यादा ही टाइम स्पेंड कर रही होती है। एंड धीरे धीरे करके उनका रिलेशन काफी अच्छा होता जा रहा होता है। पता नहीं भाई इन लड़कियों को इतनी जलन काहे को होती है। एंड इसीलिए रेफ्टालिया ये डिसाइड करती है कि वो नाओफोमी के लिए कुछ करेगी। एंड उसे कुछ लोगों से एक बात पता चलती है कि एक खास तरीके का मेटल है जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। एंड उसे ये भी खबर मिलती है कि पास ही में एक बर्ड का घोंसला है एंड उस बर्ड के पास वो मेटल मिल सकती है। एंड इसी वजह से राफ्टालिया रात के टाइम वहां चली जाती है। एंड आधे ही रास्ते में उसे पता चलता है कि फिलो भी उसका पीछा कर रही होती है क्योंकि आखिरकार उसे भी वही मेटल नाओफोमी को देना होता है। राफ्टालिया ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी एंड वो फिलो को भगा भी नहीं सकती थी। एंड अब दोनों साथ साथ में आगे बढ़ने लगते हैं जहां पर हम देखते हैं कि फिलो एक टाइम पर खाई में गिरने वाली थी, लेकिन तभी रेफ्टालिया उसे बचा लेती है। एंड अब सुबह होते ही वो उस बर्ड के पास पहुंच जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि उनकी तरफ एक राइनो बीस्ट भागता हुआ आ रहा होता है, लेकिन वो बीच में ही रुक जाता है एंड वो उस बर्ड के घोंसले को पूरी तरह से तोड़ देता है। एंड इसकी वजह से अब उन्हें वो मेटल नहीं मिल सकता था। एंड इसी वजह से वो उसी बीस्ट को खत्म करके वहां से ले आती है। वो उस बीस्ट को सेल करती है एंड उसे वहां से एक हथौड़ा मिलता है जिससे नाओफोमी आगे चलकर अपनी इक्विपमेंट्स आसानी से बना पाएगा। एंड इसीलिए वो नाओफोमी को गिफ्ट में हथौड़ा ही दे देती है। एंड अब अगला टास्क होता है कि उन्हें एक विलेज में जाना होता है जहां पर जाकर उन्हें बहुत सारी मेडिसिन की सप्लाई करनी थी। एंड जब वो उस गांव में पहुंचते हैं तो उस गांव में पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि इस गांव के लोगों की तबीयत बहुत खराब है, लेकिन वो लोग जैसे ही नाओफोमी को देखते हैं वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। एंड वो नाओफोमी को देखते ही ये पहचान जाते हैं कि ये तो वही शील्ड हीरो है जिसने कि आसपास के गांव को भी ऐसी ही खतरनाक बीमारियों से बचाया है। एंड अब नाओफोमी उन सारे मरीजों को वही दवाई देता है रिफाइन करके, जिसके लिए वो थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज भी कर लेता है। लेकिन जब नाओफोमी थोड़ी छानबीन करता है तो
उसे पता चलता है कि ये बीमारी एक ड्रैगन की वजह से फैल रही है, जो कि अभी अभी गांव के कुछ ही दूर पर अपीयर हुआ है। एंड वो ड्रैगन एक तरह की पॉइजनस गैस को छोड़ रहा है, जिसकी वजह से सारे गांव वाले बीमार पड़ रहे हैं। एंड इससे नाओफोमी को ये भी पता चल जाता है कि वो चाहे गांव वालों को कितनी ही दवाई दे दे, उनके अंदर से ये बीमारी परमानेंट खत्म नहीं हो सकती। एंड इस बीमारी को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसे उस ड्रैगन को परमानेंटली मारना होगा। एंड इसी वजह से वो वहां पर जाने का फैसला करता है। एंड अब वहां पहुंचकर जब वो उस ड्रैगन से लड़ रहा था तो हम देखते हैं कि वो ड्रैगन को बड़ी ही आसानी से हरा देता है। लेकिन जैसे ही वो ड्रैगन को हराता है तो हम देखते हैं कि ड्रैगन ने एक बार फिर से अपनी बॉडी को रिकवर कर लिया है। एंड इसीलिए नाओफोमी ये समझ चुका था कि इस ड्रैगन को हराना इतना आसान नहीं होगा। एंड वैसे भी वो सभी यहाँ पर बिना किसी प्लान के आए हैं। एंड नाओफोमी यहाँ से वापस लौटने का फैसला करता है। लेकिन अभी यहाँ पर फिलो उस ड्रैगन से लड़ रही थी। वो उस ड्रैगन को बहुत जोर का घूसा मारती है, लेकिन वो ड्रैगन उसे दूर फेंक देता है। नाओफोमी फिलो से कहता है कि अब बहुत हुआ फिलो, हमें यहाँ से चलना चाहिए। फिलो इस बात के लिए मान जाती है, पर इतने में ही फिलो का ध्यान भटकता है एंड वो ड्रैगन आगे बढ़कर फिलो को खा जाता है, जो कि देखकर नाओफोमी और रेफ्टालिया दोनों ही काफी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये इसने क्या कर दिया। एंड अब नाओफोमी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। एंड इसी गुस्से की वजह से उसके अंदर की फीलिंग्स उसके ऊपर हावी होने लगती हैं। एंड साथ ही साथ इस वर्ल्ड में आने के बाद उसे जिन जिन बुरी चीजों का सामना करना पड़ा, वो सारी चीजें उसे एक एक करके याद आने लगती हैं। एंड इसी वजह से उसका कर्स सीरीज एक्टिवेट हो जाता है। एंड इसके बाद हमें उसकी असली ताकत का एक छोटा सा नमूना देखने के लिए मिलता है। एंड यहाँ पर उसकी शील्ड के अंदर जितनी भी स्किल्स थी वो एक डार्क सर्कल के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, जिस वजह से उसकी पावर्स धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही थी। एंड वो अपने ऊपर से कंट्रोल खोता जा रहा था। एंड वो अब आगे बढ़ने लगता है। रेफ्टालिया उसे बचाने के लिए आगे आती है, पर तभी उसके अंदर से अचानक एक एनर्जी निकलती है जो कि रेफ्टालिया को पीछे धकेल देती है। एंड इसी बीच हम देखते हैं कि उस ड्रैगन ने नाओफोमी के ऊपर अपना पैर रख दिया था। एंड ये देखकर रेफ्टालिया को लगता है कि शायद अब नाओफोमी नहीं बच पाया, लेकिन हमें पता चलता है कि नाओफोमी ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके पहले ही उसके पैर को रोक दिया था। एंड यहाँ पर नाओफोमी की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। एंड इसी दौरान वो ड्रैगन अपनी पॉइजनस गैस को रिलीज करता है, जिसकी वजह से रेफ्टालिया के अंदर पॉइजन भर जाता है एंड वो नीचे गिर जाती है। एंड अब नाओफोमी रेफ्टालिया को ऐसे गिरते देख बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। एंड वो उस ड्रैगन को हटाते हुए रेफ्टालिया के पास दौड़ता हुआ जाने लगता है, लेकिन रेफ्टालिया के अंदर पॉइजनस गैस भर चुकी थी एंड इसीलिए रेफ्टालिया होश में नहीं आ पा रही थी। एंड अब वो ड्रैगन एक बार फिर से उन पर हमला करने वाला था, पर इतने में ही वो अचानक से चिल्लाकर नीचे गिर जाता है एंड वो मारा जाता है। एंड ऐसे अचानक से उस ड्रैगन को मरता हुआ देखकर नाओफोमी बिल्कुल हैरान हो जाता है कि आखिर इस ड्रैगन को किसने मारा। तभी वो रेफ्टालिया की तरफ देखता है, जो कि एक बार फिर से नीचे गिर गई थी। वो उसे बार बार उठा रहा था एंड वो उसे हील करने की लगातार कोशिश कर रहा था, पर उसकी हीलिंग पावर्स ज्यादा काम नहीं कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि फिलो ड्रैगन के पेट को फाड़ कर बाहर निकलती है। एंड वो बाहर निकलकर नाओफोमी को बताती है कि उसने उस ड्रैगन के कोर को खत्म कर दिया, जो कि असल में एक क्रिस्टल की तरह था, जिसकी वजह से ड्रैगन अपने आप ही मारा गया। तो नाओफोमी फिलो से पूछता है कि आखिर वो क्रिस्टल है कहाँ। तो फिलो कहती है वो तो मेरे पेट में है। दरअसल फिलो ने उस क्रिस्टल को खा लिया था, लेकिन नाओफोमी उसकी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। एंड तुरंत ही वो उस ड्रैगन की बॉडी को बर्न करता है एंड रेफ्टालिया को गाँव की तरफ ले आता है। एंड वो पूरे गाँव में ये ढिंडोरा पेट देता है कि वो ड्रैगन मारा जा चुका है। एंड ये खबर मिलते ही सारे गाँव के लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। एंड वो गाँव वाले नाओफोमी के इस काम के लिए उसे अच्छे खासे पैसे दे रहे होते हैं, लेकिन नाओफोमी उन पैसों को लेने से मना कर देता है। एंड वो उन गाँव वालों से कहता है कि वो इन पैसों को रेफ्टालिया के इलाज के लिए लगाए एंड वो रेफ्टालिया को ठीक करे। जब वो डॉक्टर से पूछता है तो डॉक्टर कहते हैं कि वो रेफ्टालिया को ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें खुद इस बीमारी का अच्छी तरह से इलाज नहीं पता होता। नाओफोमी कहता है कि कोई बात नहीं डॉक्टर, क्योंकि नाओफोमी ये जानता था कि वो अगर अच्छे से दवाई को रिफाइन करके दे, जो कि दवाई की प्योरेस्ट फॉर्म होती है, तो रेफ्टालिया शायद धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। एंड इसी वजह से वो बाद में पैसे को ले लेता है एंड वो वहां से निकलने लगता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि फिलो ने नाओफोमी को एक क्रिस्टल दिया था, जो कि उसे उस ड्रैगन के अंदर ही मिला था। एंड इस क्रिस्टल को नाओफोमी अपनी शील्ड में ही अब्सॉर्ब कर लेता है ताकि उसकी पावर्स इंक्रीज हो सके। लेकिन तभी नाओफोमी को ये याद आता है कि जब उसने अपनी कर्स सीरीज का इस्तेमाल किया था तो उसी की वजह से रेफ्टालिया डैमेज
हुई, क्योंकि अगर वो उसका यूज ना करता और वो होश में होता तो वो पॉइजन से रेफ्टालिया को बचा सकता था। एंड इसी वजह से नाओफोमी रेफ्टालिया से माफी मांगने लगता है। एंड अब बाद में जब वो जंगल की तरफ घूम रहे होते हैं तब उन्हें एक लड़की मिलती है जो कि एक बच्ची होती है। एंड नाओफोमी उसे देखते ही समझ गया था कि ये बच्ची किसी नोबल फैमिली से है। इस बच्ची का नाम मेल्टी होता है एंड ये फीलो को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि माल्टी को फीलो की स्पीसीज की बर्ड से एक बार मिलना था। और ये जानकर माल्टी बहुत खुश होती है कि फीलो बोल भी सकती है। एंड जब फीलो अपनी नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में आती है तो माल्टी और भी ज्यादा खुश हो जाती है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि वो वापस से उसी गांव में लौटकर बाकी के लोगों को मेडिसिन देते हैं। एंड उनका काम पूरा हो चुका था एंड इसके बाद वो वहां से निकलने लगते हैं। एंड अब उनके सफर में मेल्टी भी उनके साथ थी, क्योंकि रात के वक्त मेल्टी ने नाओफोमी से ये रिक्वेस्ट की थी कि वो उसे उस किंगडम में छोड़ दे, क्योंकि वो असल में किंग की दूसरी बेटी है। एंड ये सुनकर ही नाओफोमी काफी ज्यादा हैरान होता है एंड वो ये काम नहीं करना चाहता था, लेकिन मेल्टी ने उससे वादा किया था कि मैं तुम्हें इसके जबरदस्त पैसे दूंगी। एंड नाओफोमी इस बात के लिए मान गया था एंड वो वापस से किंगडम के लिए लौट आते हैं। एंड किंगडम में लौटते वक्त रास्ते में नाओफोमी ये नोटिस करता है कि राफ्टालिया की हालत अभी भी बहुत खराब है एंड उसके ऊपर से उस पॉइजन का असर अभी तक खत्म नहीं हुआ था। वैसे अब वो लोग वापस से किंगडम में पहुंच चुके थे, जिसके बाद नाओफोमी माल्टी को फीलो के साथ किंगडम के लिए भेज देता है, ताकि माल्टी ने जो उसे पैसे देने का प्रॉमिस किया था वो उस प्रॉमिस को पूरा कर सके। और ऐसा करने की वजह से नाओफोमी भी किसी की नजर में नहीं आएगा। एंड अब जब फीलो और माल्टी वहां से चले गए थे, नाओफोमी रेफ्टालिया को लेकर एक चर्च में आता है। एंड जब वो चर्च के ऊपर नजर मारता है तो सबसे पहले उसे एक चीज दिखाई देती है। वो देखता है कि चर्च के टावर के ऊपर तीनों मेन कैरेक्टर्स के सिंबल लगे होते हैं, पर शील्ड का सिंबल कहीं नहीं लगा था। एंड ये चीज देखकर नाओफोमी को बहुत गुस्सा आने लगता है, लेकिन इन सारी चीजों को इग्नोर करके वो चर्च के अंदर आ जाता है। एंड वो चर्च के प्रीस्ट से होली वाटर की डिमांड करता है, क्योंकि होली वाटर ही एक ऐसी चीज होती है जो कि कर्स को जड़ से खत्म कर सकती है। असल में उस ड्रैगन का पॉइजन कर्स की तरह रेफ्टालिया की बॉडी में मिल चुका है एंड इसी वजह से उन्हें होली वाटर की जरूरत है। एंड अब वहां पर जो प्रीस्ट होते हैं वो ये कहने लगते हैं कि हम तुम्हें होली वाटर तो दे देंगे, लेकिन इसके बदले में तुम्हें हमें एक गोल्ड कॉइन देना होगा। एंड नाओफोमी उनकी इस डील के लिए रेडी होता है एंड वो तुरंत अपनी जेब से निकाल कर उन्हें एक गोल्ड कॉइन दे देता है, लेकिन राफ्टालिया उसे ऐसा करने से मना कर रही होती है, क्योंकि सच में गोल्ड कॉइन बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होता है उस टाइम के हिसाब से भी एंड प्रेजेंट आज के टाइम के हिसाब से भी। लेकिन फिर भी नाओफोमी उसकी एक भी बात को नहीं सुनता। एंड इसके बाद प्रीस्ट उनके सामने एक होली वाटर की बोतल ले आता है, लेकिन जैसे ही वो प्रीस्ट उसके सामने होली वाटर की बोतल रखता है तो नाओफोमी अपनी शील्ड से ये पहले ही ऑब्जर्व कर चुका होता है कि ये होली वाटर असल में नकली है, मतलब कि वो होली वाटर किसी काम का नहीं था। एंड अब नाओफोमी उसे सही तरह से समझाता है। वो उस प्रीस्ट से कहता है कि तुम असली वाला होली वाटर मेरे सामने लाकर रखो, वरना तुम्हारे लिए अब अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मेरी सब्र का बांध अब टूट रहा है। एंड वो प्रीस्ट से असली वाटर बोतल को मंगवाते हैं। एंड जब वो प्रीस्ट नाओफोमी के सामने होली वाटर फिर से रखता है तो इस बार नाओफोमी को पता चल जाता है कि ये होली वाटर असली है एंड इसीलिए वो होली वाटर को लेकर बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद हम देखते हैं कि किंगडम का एक सोल्जर नाओफोमी के पीछे पड़ा हुआ था एंड उसको अपनी तरफ भागता हुआ देखकर नाओफोमी को लगता है कि शायद वो फिर से किसी प्रॉब्लम में फंसने वाला है एंड इन सारी चीजों में उसका टाइम वेस्ट होगा एंड इसीलिए वो रेफ्टालिया को लेकर वहां से भागने लगता है। एंड अब रेफ्टालिया प्रॉब्लम में ना फंसे इसीलिए उन दोनों ने अपने अपने रास्ते बदल लिए थे एंड वो लगातार भागे ही जा रहा था एंड इसीलिए नाओफोमी थक गया था और वो 2 मिनट रुकने का फैसला करता है। एंड तभी मोटोयासु उसकी तरफ हमला करने के इरादे से आगे आता है एंड उसको ऐसा करते देख नाओफोमी ये सोच रहा होता है कि आखिर मोटोयासु पागल हो गया है क्या। लेकिन तभी मोटोयासु नाओफोमी से कहने लगता है कि रुक जा, मैं तुझे एक और लड़की को स्लेव नहीं बनाने दूंगा। लेकिन नाओफोमी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर किसके बारे में बात करना चाह रहा है, लेकिन बाद में उसे उसकी बातों से समझ आ जाता है कि वो असल में फीलो की बात कर रहा है। एंड अब नाओफोमी अच्छे बच्चों की तरह उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मोटोयासु उसकी एक भी बात नहीं सुनता एंड उस पर लगातार हमले करने लगता है, जिसकी वजह से आसपास की दुकानें भी टूट जाती हैं। एंड उन दुकानदारों में से कुछ दुकानदार मोटोयासु को रुकने के लिए कह रहे होते हैं तो कुछ दुकानदार बहुत खुश होते हैं एंड वो मोटोयासु को चीयर करने लगते हैं कि वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, क्या निशाना है तेरा रे। एंड अब दुकानदारों की भी लड़ाई होने लगती है एंड तभी मोटोयासु भी नाओफोमी पर फिर से हमला करने वाला था, लेकिन तभी वहां पर वही सोल्जर आ जाता है जो कि नाओफोमी का पहले से ही पीछा कर रहा था एंड वो वहां आकर मोटोयासु से रुक
रुकने के लिए कहता है। एंड इतने में ही माइनी और उसके साथी भी वहां पहुंच जाते हैं, जो कि वहां आकर नाओफोमी को घेर लेते हैं। एंड वो कहने लगती है कि नाओफोमी को मोटोयासु के साथ एक और ड्यूअल मैच करना होगा। एंड ये सुनकर नाओफोमी ये सोचने लगता है कि आखिर ये किस प्रकार की पागलपंती है, क्योंकि जब भी मैं इस किंगडम में आता हूँ मुझे मोटोयासु के साथ लड़ने के लिए कहा जाता है। पर तभी इतने में ही वहाँ मिल्टी, रेफ्टालिया और फीलो भी आ गए थे। एंड मिल्टी वहाँ उन्हें रुकने के लिए कहती है। एंड नाओफोमी को ये जानने के लिए मिलता है कि मिल्टी असल में सेकंड प्रिंसेस है। एंड मिल्टी की ही वजह से अब नाओफोमी को फाइट नहीं करने पड़ेगी। एंड अब अगले सीन में नाओफोमी मिल्टी, फीलो और रेफ्टालिया के साथ ब्लैक स्मिथ के पास आता है। एंड वो उसे डिटेल में बताने को कहता है कि आखिर तुम हो कौन। एंड अब वो बताने लगती है कि वो किंग की दूसरी बेटी है, यानी कि वो एक प्रिंसेस है। तभी मिल्टी कहने लगती है कि मुझे नाओफोमी से बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन नाओफोमी उससे कहता है कि मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। एंड ऐसा वो किंग के बर्ताव के बेसिस पे कह रहा था। एंड इस बात से मिल्टी को बुरा लग जाता है। पर तभी वहाँ पर एक सोल्जर आता है जो कि कहने लगता है कि मिल्टी को किंग बुला रहे हैं। एंड ये सुनते ही मिल्टी वहाँ से चली जाती है। एंड दूसरी तरफ हम मिल्टी को देखते हैं जो कि जब अपने फादर से मिलकर लौट रही थी तब हम उसकी मदर को भी देखते हैं, जिसने कि असल में मिल्टी को भेजा था कि वो जाकर माइनी को रोके नाओफोमी और मोटोयासु का ड्यूअल मैच करवाने से। मिल्टी ने ये काम कर तो दिया था, लेकिन उसकी मॉम का जो सीक्रेट मैसेज था जो कि उसे नाओफोमी को पहुंचाना था, वो मैसेज वो उसे दे नहीं पाती। एंड इसी वजह से वो थोड़ी सी उदास होती है। एंड इधर फीलो भी थोड़ी उदास होती है क्योंकि मेल्टी उसकी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी। एंड नाओफोमी ने किंग के बर्ताव के बेसिस पर मेल्टी को जज कर लिया एंड उसे यहाँ से भगा दिया। एंड अब नाओफोमी को इस चीज से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन फीलो वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। एंड तभी कुछ देर बाद वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं। एंड वो गार्ड्स नाओफोमी से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि वो उन्हें अपनी टीम में ले ले अगली वेव के लिए, क्योंकि इस वाली वेव में वो किसी भी दूसरे मेन कैरेक्टर के साथ काम नहीं करना चाहते, क्योंकि वो सारे गार्ड्स पिछली वाली वेव्स में उनका रिएक्शन देख चुके हैं। वो सिर्फ लड़ने में ही विश्वास रखते हैं एंड उन्हें बाकियों की जान से कोई फर्क नहीं होता। नाओफोमी उनकी इस डील के लिए मान तो जाता है, लेकिन वो उन गार्ड से 150 सिल्वर कॉइन्स की डिमांड करता है। एंड इस पर वो सारे गार्ड्स कहते हैं कि ठीक है, जब उनके पास इतने सारे कॉइन्स आ जाएंगे तो वो उन्हें लाकर नाओफोमी को दे देंगे, जिसके लिए नाओफोमी मान जाता है एंड वो उन्हें जाने के लिए कहता है। एंड क्योंकि अब वो चले गए थे तो इसीलिए नाओफोमी उस ब्लैक स्मिथ से अपने और रेफ्टालिया के लिए कुछ आर्मर वेपन्स को अपग्रेड करवा लेता है। जिसके बाद वो ब्लैक स्मिथ से पूछता है कि मेरे सिस्टम स्क्रीन के ऊपर रेफ्टालिया के नाम के सामने कुछ स्टार बने हुए आ रहे हैं, आखिर इसका क्या मतलब है। जिस पर ब्लैक स्मिथ उन्हें बताता है कि असल में ये स्टार क्लास अपग्रेड को शो करता है, यानी कि इसका मतलब ये है कि रेफ्टालिया इतने लेवल पर पहुंच चुकी है कि वो अपना लेवल अपग्रेड करवा सकती है। एंड ये सुनकर नाओफोमी काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसे पहले इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। एंड उसे ये भी जानने के लिए मिलता है कि कुछ टाइम से रेफ्टालिया और फेलो ने अपना लेवल अप नहीं किया था, क्योंकि अभी तक उनका क्लास अपग्रेड नहीं हुआ है। एंड क्लास अपग्रेड होने के बाद वो अपने लेवल को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। एंड इसके लिए उन्हें अभी वहाँ सिटी टावर के अंदर जाना था। एंड अब वहाँ पहुँचने के बाद जब नाओफोमी क्लास अपग्रेड की बात करता है तो वहाँ पर जो लोग होते हैं वो इस चीज के लिए राजी होते हैं। पर तभी वहाँ पर एक लेडी आती है एंड वो बताने लगती है कि नाओफोमी टावर से बैन है, यानी कि उसे टावर अपग्रेड करवाने की परमिशन नहीं है। एंड ये सुनकर ही नाओफोमी को गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो वहाँ से चला जाता है। एंड इसके बाद वो सीधा उसी मर्चेंट के पास जाता है जिसके पास से उसने एग खरीदा था, जिसके अंदर से फीलो निकली थी। एंड यहाँ आने के बाद वो उस मर्चेंट से पूछता है कि आखिर वो अपने स्लेव्स का क्लास अपग्रेड कैसे करवाता है। वो मर्चेंट अभी काफी फेमस हो गया था क्योंकि उसने नाओफोमी को इतनी पावरफुल डेमी ह्यूमन जो दी थी। एंड इसी वजह से वो नाओफोमी को ये राज बता देता है कि वो दूसरी सिटीज में जाकर अपना काम करवाता है। एंड वो उसकी हेल्प करने के लिए उसे 3-4 सिटीज के नामों को बताता है। एंड वो नाओफोमी को ये भी सजेस्ट करता है कि आखिर उसे किस सिटी में जाना चाहिए। एंड नाओफोमी जब उस सिटी का नाम सुनता है एंड जब उसे मैप में देखता है तो वो समझ जाता है कि ये सिटी बहुत दूर है एंड इसके हिसाब से अगली वेव बहुत जल्दी आने वाली है एंड वो वक्त रहते वहां से लौटकर नहीं आ पाएगा। तो इसका सिर्फ एक ही मतलब निकलता है कि हम अभी अपना लेवल अप नहीं कर सकते। एंड इसीलिए वो मर्चेंट फीलो के लिए एक डिवाइस दे देता है जिसे कि फीलो अपने पैरों में पहन सकती है। इन पंजों से उसकी स्पीड भी तेज हो जाएगी एंड उसकी जो अटैक करने की पावर होगी वो भी बढ़ जाएगी। लेकिन फीलो को इन पंजों की
की कुछ खास आदत नहीं होती एंड इसीलिए वो पहले प्रैक्टिस करके कुछ मॉन्स्टर्स को हराती है एंड इसी वजह से फिलो को उस डिवाइस की आदत हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नाओफोमी उसी ब्लैकस्मिथ के पास आया था एंड वो वहां से निकलने ही वाला था अगली वेव की तैयारी करने के लिए एंड तभी वहां पर वो सारे सोल्जर्स आ जाते हैं जो कि नाओफोमी की टीम में ज्वाइन होना चाहते थे। उन लोगों ने 250 सिल्वर कॉइन्स जमा कर लिए थे जितने की नाओफोमी ने उन्हें इकट्ठा करने को कहा था। जिसके बाद नाओफोमी उन्हें कुछ आइटम्स देता है जो कि वेव्स के दौरान काम आएंगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्योंकि वो लोग नाओफोमी की टीम से जुड़ चुके थे एंड इसीलिए नाओफोमी का जो शील्ड सिस्टम है उस शील्ड सिस्टम पर उनके नाम अपीयर हो जाते हैं एंड अब नाओफोमी को उस वेव को क्लियर करने के लिए एक मास्टर प्लान की जरूरत थी एंड उस प्लान को डिस्कस करने के लिए वो एक मीटिंग भी ऑर्गेनाइज करता है एंड इसके बाद जब वो एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहा था तभी अचानक इत्तेफाक से उसकी मुलाकात रेन और इत्सुकी से होती है जो कि उसी रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। वो दोनों उसे वहां देखकर हैरान होते हैं एंड नाओफोमी भी उन्हें देखकर हैरान होता है एंड अब रेन और इत्सुकी दोनों ही नाओफोमी के पास आकर बैठते हैं जहां पर हम देखते हैं कि इत्सुकी नाओफोमी से थोड़ा सा गुस्सा था क्योंकि उसने उसके कुछ टास्क चुरा लिए थे, लेकिन नाओफोमी उन्हें समझाने लगता है कि उसने किसी के टास्क नहीं चुराए बल्कि गलती इन दोनों की ही है एंड वो उन दोनों को उन्हीं की गलती बताने लगता है। पहली गलती ये होती है कि नाओफोमी अभी अभी एक विलेज में गया था जहाँ पर लोगों के ऊपर बहुत भारी टैक्स लगा हुआ था जिससे कि उनके विलेज को डेवलप किया जा सके, पर इस डेवलपमेंट के चलते वो लोग खाना तक नहीं खा पा रहे थे एंड इसीलिए नाओफोमी ने उनकी मदद की थी एंड ऐसा इसीलिए हो पाया क्योंकि इत्सुकी ने उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त इतना डिस्ट्रक्शन फैला दिया कि उसे रिकवर करना बहुत मुश्किल हो रहा था। दूसरी तरफ रैन ने एक मॉन्स्टर बीस्ट को हराया था लेकिन उसके पॉइजन की वजह से बाकी सारे गांव वाले बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि उस गांव में एक बीमारी फैलने लगी थी एंड नाओफोमी ने ही जाकर उस केस को सुलझाया था एंड वो उन दोनों से कहता है कि अगर तुम दोनों लोगों की हेल्प करना चाहते हो तो तुम्हें ये भी ध्यान रखना होगा कि तुम्हारी हेल्प से कहीं उन्हें नुकसान तो नहीं हो रहा। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि नाओफोमी वहां से चला जाता है एंड वो सीधा ब्लैकस्मिथ के पास आता है एंड वो ब्लैकस्मिथ से एक ब्रेसलेट लेकर रेफ्टालिया के हाथ में पहना देता है। इस ब्रेसलेट की खासियत ये होती है कि ये ब्रेसलेट रेफ्टालिया की जो मैजिक एबिलिटीज होंगी उनको और ज्यादा अपग्रेड करने में हेल्प करेगा। वैसे फिलो यहाँ पर थोड़ी सी जेलस फील तो कर रही थी क्योंकि उसे कोई गिफ्ट नहीं मिला था एंड वो नाओफोमी से कहती है मुझे भी गिफ्ट चाहिए एंड नाओफोमी उसे एक हेयर क्लिप देता है एंड वो उसे वो क्लिप देते हुए कहता है कि ये तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा एंड ये सुनकर फिलो बहुत खुश होती है एंड इसके बाद वो सभी सोल्जर्स भी वहां पहुंच जाते हैं जिन्होंने की अभी अभी नाओफोमी की टीम को ज्वाइन करा था क्योंकि अब जल्दी ही वेव स्टार्ट होने वाली है। वहां पर कुछ सेकंड का काउंटडाउन होता है एंड इसके बाद उन्हें टेलीपोर्ट कर दिया जाता है एंड ये उसी जगह पर आ जाते हैं जहां पर वेव स्टार्ट हो चुकी है एंड यहाँ पर आने के बाद ये लोग देखते हैं कि कुछ गॉब्लिन्स और मॉन्स्टर्स मिलकर विलेजर्स के ऊपर हमला कर रहे होते हैं एंड ये देखकर ये लोग तुरंत ही उन विलेजर्स के पास जाते हैं। वो विलेजर्स को तुरंत ही उन मॉन्स्टर्स के हमलों से बचाते हैं एंड उन्हें किसी सेफ जगह पर लेकर जाते हैं एंड अब इसी तरह से कुछ घंटे तक फाइट करने के बाद नाओफोमी ये नोटिस करता है कि कोई भी हीरो तो यहाँ पर है ही नहीं एंड वो सोच रहा होता है कि इस वाली वेव के लिए बाकी सब हीरोज यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन उसी वक्त एक ओल्ड लेडी वहाँ पर आती है एंड वो पता नहीं कैसे उन मॉन्स्टर्स के साथ लड़ती है एंड उन्हें बड़ी ही आसानी से हरा रही होती है एंड अब नाओफोमी उन्हें देखते ही पहचान जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि वही ओल्ड लेडी होती है जिसकी हेल्प नाओफोमी ने कुछ टाइम पहले करी थी जब वो बीमार थी एंड नाओफोमी इस चीज से बहुत खुश होता है कि वो इतनी जल्दी हील भी हो गई एंड वो ओल्ड लेडी नाओफोमी से कहने लगती है कि तुम चिंता मत करो, हम इस विलेज को प्रोटेक्ट कर लेंगे। जिसके बाद नाओफोमी उस ओल्ड लेडी के पास अपने सारे सोल्जर्स को छोड़कर वहां से चला जाता है एंड अब वो जा रहा था उस वेव के नीचे जहां पर उसे पोर्टल का मेन बॉस मिल सकता है एंड अगर वो इस बॉस को हरा देगा तो ये वेव कंप्लीट हो जाएगी एंड उस जगह पहुंचने के बाद वो इत्सुकी एंड उसकी टीम से मिलता है जो कि कुछ मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं एंड उन्होंने हालात को संभाला होता है एंड जब वो इत्सुकी से पूछता है कि बाकी सब कहाँ गए तो इत्सुकी उसे बताता है कि बाकी सब ऊपर पायरेट शिप के अंदर है एंड वो वहाँ एक सोल ईटर नाम के मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं, शायद वही इस वेव का मेन बॉस है एंड ये सुनकर नाओफोमी राफ्टालिया एंड फिलो को अपने साथ लेकर उस पायरेट शिप के ऊपर आ जाता है। जब वो इस शिप के टॉप पर आ गया था तो वो देखता है कि रैन और उसका ग्रुप अभी एक स्कल कैप्टन जो कि एक पायरेट कैप्टन है उससे फाइट कर रहा होता है एंड दूसरी तरफ मोटोयासु एक टेंटिकल मॉन्स्टर से लड़ रहा था। यहाँ पर दोनों ही टीमें अलग अलग मॉन्स्टर से लड़ रही होती हैं एंड इसीलिए उनके बीच में अच्छे बॉन्ड नहीं बन पा रहे थे, मतलब जो होता है ना टीम वर्क, वो कोऑर्डिनेशन उनके बीच में नहीं बन पा रहा था, बल्कि इसके ठीक उल्टा उनके बीच में तो कंपटीशन चल रहा था
कि कौन किस मॉन्स्टर को पहले मारेगा। एंड नाओफोमी ये सब कुछ देख रहा होता है एंड वो शिप के ऊपर से कूद कर नीचे आ जाता है एंड वो उन दोनों को चिल्लाते हुए कहता है कि वो दोनों किसी बच्चे की तरह लड़ रहे हैं। इस तरह से लड़ने का तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि ऐसे तो वो इस वेव को कभी क्लियर ही नहीं कर पाएंगे। एंड वो टेंटिकल मॉन्स्टर जब नाओफोमी पर हमला करते हैं तो नाओफोमी उन दोनों के हमले को रोकते हुए इन दोनों को समझाने लगता है कि हमें मिलकर काम करना होगा। एंड अब हमें एक चीज जानने के लिए मिलती है कि जो स्कल कैप्टन है वो ऑटोमेटिक रिकवर हो सकता है, क्योंकि रैन उसे ये बताता है कि उसने इस मॉन्स्टर को पहले कई बार हरा दिया था, लेकिन ये बार बार रिकवर हो रहा है। लेकिन तभी अचानक से नाओफोमी उस स्कल कैप्टन की परछाई के अंदर कुछ हलचल देखता है एंड उसे वहां पर कुछ गड़बड़ लगती है एंड इसीलिए वो रेफ्टालिया से उसका लाइट मैजिक यूज करने को कहता है। एंड जैसे ही वो अपने लाइटनिंग मैजिक का इस्तेमाल करती है तो वहां पर बहुत तेज रोशनी होती है एंड इस लाइटनिंग की शैडो की वजह से उनकी शैडो के अंदर से 100 लीटर की सोल बाहर निकलने लगती है। एंड ये देखकर बाकी सारे हीरोज उस सोल पर हमला करना शुरू कर देते हैं एंड इससे जो फाइनल मेन बॉस मॉन्स्टर होती है वो इनके सामने आ गई थी। एंड उसे देखते ही नाओफोमी ये समझ जाता है कि इस मॉन्स्टर को नॉर्मल पावर्स के साथ हराना थोड़ा मुश्किल होगा एंड इसी वजह से वो अपनी रेज शील्ड को एक्टिवेट करने के लिए कहता है। एंड इस शील्ड को एक्टिवेट करने के लिए उसे पहले थोड़ी प्रॉब्लम होती है एंड इसीलिए वो इसके लिए रेफ्टालिया से परमिशन लेता है। इस पर रेफ्टालिया कहती है कि चिंता मत करो, अगर तुम अपना कंट्रोल खो भी देते हो तो मैं तुम्हारी देखभाल करने के लिए रेडी हूँ, मैं तुम्हें संभाल लूंगी नाओफोमी। एंड इसके बाद नाओफोमी अपनी कर्स सीरीज को एक्टिवेट करता है एंड अपनी रेज शील्ड को एक्टिवेट करता है। उसकी शील्ड चेंज होने लगी थी, लेकिन इस बार जब वो अपनी शील्ड के एटमॉस्फेयर में आता है तो उसे वहाँ एक ड्रैगन दिखाई देता है एंड ये ड्रैगन वही ड्रैगन था जिसे फीलो ने खत्म किया था एंड उसका जो क्रिस्टल था वो नाओफोमी ने अपने पास रख लिया था एंड उसे अपनी शील्ड में अब्सॉर्ब कर लिया था। एंड इसकी वजह से उस ड्रैगन की पावर भी नाओफोमी के पास आ चुकी है एंड इसकी वजह से नाओफोमी की ग्रो अप स्किल अनलॉक होती है, जिसकी वजह से जो कर्स सीरीज होती है वो भी अपने नेक्स्ट लेवल पर आ जाती है और उसकी कर्स सीरीज की पावर और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। एंड हम देखते हैं कि नाओफोमी की बॉडी पर एक अलग तरह की फ्लेम जनरेट हो गई थी एंड उसकी पावर बेहद बढ़ती ही जा रही थी एंड ये देखकर सभी हैरान होते हैं, यहाँ तक कि माइनी भी ये कह रही होती है कि मैंने तो शुरुआत में ही कहा था कि नाओफोमी खुद ही एक मॉन्स्टर है एंड हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन राफ्टालिया माइनी को ही चुप करा देती है। वैसे अब ग्रो अप सीरीज की पावर अनलॉक होने के बाद कर्स सीरीज की पावर भी बढ़ गई थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि फीलो जो कि नाओफोमी की शील्ड के साथ कनेक्टेड होती है उसका भी रेज फॉर्म अनलॉक हो गया था, उसकी पावर भी बढ़ जाती है एंड वो भी उस बॉस मॉन्स्टर पर हमला कर रही थी। दूसरी तरफ राफ्टालिया सभी हीरोज से कहती है कि तुम सभी के सभी बेवकूफ हो, नाओफोमी एक तो तुम सभी को बचाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, उसे लड़ने में इतनी मुश्किल हो रही है एंड तुम हो कि उस पर शक ही किए जा रहे हो। एंड ये बात अब सभी को समझ आ जाती है एंड इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही नाओफोमी के पीछे वो स्कल कैप्टन एंड वो दूसरा मॉन्स्टर अपीयर होते हैं, वैसे ही इत्सुकी और रैन ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया था। एंड ये देखकर मोटोयासु भी उसका साथ देने का फैसला करता है एंड वो भी उन मॉन्स्टर्स पर हमला करने लगता है एंड धीरे धीरे करके उसकी रेज सीरीज और भी ज्यादा पावरफुल होने लगी थी एंड इसकी वजह से वो अपने इमोशंस के ऊपर से कंट्रोल खोता जा रहा था। एंड अब रेफ्टालिया उसे संभालती है, जिसकी वजह से उसके इमोशंस पहले की तरह नॉर्मल हो जाते हैं। एंड अब उसे एक आइडिया आता है। नाओफोमी सोचता है कि वो अपनी अलग अलग स्किल्स को मिलाकर भी तो एक अटैक कर सकता है, जिसके बाद वो अपनी रेज पावर के साथ शील्ड प्रिजन को इस्तेमाल करते हुए पहले तो वो 100 लीटर को उस शील्ड प्रिजन में कैद कर देता है एंड इसके बाद वो एक और स्किल का इस्तेमाल करता है जो कि उसने बहुत पहले अक्वायर कर रखी थी एंड इस स्किल में बहुत सारे स्पेयर्स उस शील्ड में लगते हैं, जिसकी वजह से उस 100 लीटर को भी बहुत दर्द हो रहा था। एंड जब इसने उन दोनों स्किल्स को कंबाइन किया था तो उसे एक नई स्किल भी मिलती है एंड जैसे ही वो इस स्किल का इस्तेमाल करता है वहां पर एक बहुत बड़ा सा मेडन स्टैचू अपीयर होता है जो कि पूरी तरह से आयरन से बना हुआ था एंड उसके अंदर वो पूरी की पूरी बॉल कैद हो जाती है। उसका डोर प्रेशर के साथ बंद होता है एंड इसके बाद हम देखते हैं कि उस 100 लीटर की आत्मा ऊपर से नीचे गिरती है और वो आत्मा वहीं खत्म हो जाती है।